गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोटिया से लड़ेंगे चुनाव। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना होगी जारी। हिमाचल में आज शाम थमेगा चुनावी प्रचार। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयासों में जुटे। भाजपा राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का कर रही है प्रयास, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार की कोशिशों में लगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। साफ पानी से लेकर घर तक का किया वायदा। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बताया बड़ा खतरा। नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में किसी भी दल को बहुमत के आसार नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा की 172 सीटों पर आगे, वहीं रिपब्लिकन को 199 सीटें मिलने के आसार। बहुमत के लिए 218 सीटों की होगी जरूरत। राष्ट्रपति बाइडेन ने लोकतंत्र के लिए बताया सकारात्मक दिन। T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड एडिलेड में होंगे आमने सामने। ये पहला मौका है जब T20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। विजेता टीम का फाइनल में पाकिस्तान से होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मोरबी से कांतिलाल, जामनगर ग्रामीण से राघव चुनाव लड़ेंगे। वहीं पोरबंदर से बाबू पोखरिया को टिकट दिया गया। इसके साथ ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी इस बार भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं हार्दिक पटेल को विधानसभा विरामगाम से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया। विधानसभा नंबर 41 घाट लोडिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महिपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनुरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। दूसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन की आखिरी तिथि 17 नवंबर और नाम वापसी की आखिरी तिथि 21 नवंबर है। पहले चरण में 79 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे। सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयासों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का जो सिलसिला है उसे समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस और आप आदमी पार्टियों के प्रचारक अपने पक्ष में लगातार लोगों से वोट की अपील करते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क साध रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में प्रचार के आखिरी पड़ाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह सुलह और पांटवा साहिब विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फतेहपुर, घुमारवीं और झंडूटा विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज शिमला में रहेंगी। वहीं प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजय आशीर्वाद कार्यक्रम करेगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। हिमाचल प्रदेश में आज शाम विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव को लेकर आए ओपिनियन पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल में अब रिवाज बदलने वाला है। हिमाचल में फिर एक बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। गौरतलब है कि प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आचार संहिता के कारण आज के बाद से हिमाचल में चुनाव प्रचार पर पाबंदी होगी। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और जो अभी तक जो असेसमेंट, जो आकलन, जो सर्वे के माध्यम से, विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले आप सबको और हम सबको, सभी सर्वे में एक चीज तो तय हुई है कि निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने जा रही है। सर्वे एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, सभी गलत होंगे, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया। भाजपा ने अपने वचन पत्र में कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना पार्टी की प्राथमिकता है। भाजपा ने कहा कि हर घर को नल से पानी देंगे। साथ ही पार्टी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का भी वायदा किया है। वहीं पार्टी चुनाव समिति की आज बैठक होगी, तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं नगर निगम के चुनाव की तारीख 4 दिसंबर तय की गई है। एमसीडी चुनाव 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को आएगा। तीनों नगर निगमों के एक होने के बाद ये पहला चुनाव है। एमसीडी का ये चुनाव 250 सीट्स पर होगा। इससे पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी में पिछले 15 सालों से भाजपा का राज है। इस चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पूरी ताकत से चुनावी मैदान में कूदने के लिए तैयार। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने यमुना को साफ करने का अपना वायदा पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं। चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल केवल गारंटी देते हैं, काम पूरा होने की तारीख कभी नहीं बताते। गारंटी पे गारंटी दिए जाते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहता हूं कि आप जरा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा। आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी,
आप 2015 में 2020 में जो गारंटियां दिल्ली को बांटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठे, क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें दीक्षांत समारोह में आज भारतीय सशस्त्र बलों, आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के 49 अधिकारियों को डिग्री प्रदान की गई। इनमें फ्रांस, श्रीलंका, ब्रिटेन और ओमान की सेना और नौसेना के 6 अधिकारी शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने साइबर वॉर को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बताया। Information war have the potential to threaten our political stability. There is no account of how much fake news and hate material is likely to be brought in the society through social media platforms. The organized use of social media and other online content generation platforms is being used for engineering the opinion or perspective of the masses. The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए आज कोयम्बटूर सिलेंडर विस्फोट के जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 45 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए के अधिकारियों ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर आज तड़के कोतामेदू, पोन विजयनगर, रथिनापुरी और उकद्दम जैसे इलाकों में घटना से संबंधित संदिग्धों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी शुरू की। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर के एक मंदिर के ठीक सामने एक कार में धमाका हुआ था। इस हादसे में आरोपी जमीशा मुबीन की मौत हो गई थी। बाद में मुबीन के घर से आतंक फैलाने और जिहाद से जुड़ी सामग्री बरामद की गई थी। वहीं राज्य सरकार के आग्रह पर इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां के पश्चिम सियांग जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र अरुणाचल प्रदेश के बासर से 52 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समय के अनुसार 10:31 पर सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मामला रखा। पिछले आदेश में शिवलिंग को संरक्षित रखने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसकी समय सीमा 12 नवंबर को खत्म हो रही है। चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई का भरोसा दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर अगली सुनवाई 24 और 25 नवंबर को तय की गई है। गौरतलब है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें पिछले महीने अंतरिम बेल दी थी। दिल्ली एनसीआर वालों को वायु प्रदूषण से काफी राहत मिली है। दिल्ली में रात में अनुकूल गति से हवा चलने और आसपास के राज्यों में छिटपुट बारिश होने के बाद वायु गुणवत्ता सुधरकर बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 270 दर्ज किया गया, जिस कारण लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ विजिबिलिटी में भी सुधार आया है। वहीं बात अगर मुरादाबाद की करें तो वायु गुणवत्ता की स्थिति अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। वहीं कई इलाकों में आज धुंध भी छाई रही, विजिबिलिटी भी कम हुई। विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना
करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। बुधवार को कुल्लू में रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई, जिसमें घाटी में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। राजधानी शिमला में भी कल सुबह से ही मौसम खराब बना रहा। रोहतांग में करीब आधा फीट बर्फबारी हुई, जिसके चलते पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान ने आज प्रदेश में बारिश बर्फबारी की आशंकाओं को जताया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इस बीच यहां मौसम ने करवट बदली है। बद्रीनाथ धाम में आज ताजा हिमपात हुआ। बर्फबारी शुरू होने के चलते तापमान लुढ़क गया। बद्रीनाथ धाम में मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है और जबरदस्त कड़ाके की ठंड और बढ़ गई है। जैसे जैसे कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बद्रीनाथ धाम में तापमान और कम होता जा रहा है। आकांक्षी जनपद चित्रकूट में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। आकांक्षी जिले में शामिल होने के बाद चित्रकूट के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की जल जीवन मिशन के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें हर घर नल, हर घर जल सहित कई कार्यक्रमों को लागू किया गया। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। आकांक्षी जनपद चित्रकूट के विकास के लिए केंद्र की कई विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं के तहत पानी की किल्लत समाप्त करने के लिए भारत सरकार जल जीवन मिशन के तहत कई कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला की सिलौटा, चांदी बांगर और रेपुरा पाइपलाइन पेयजल योजना के लिए 3 इंटेक वेल, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 39 क्लियर वाटर रिजर्वॉयर का निर्माण कराया जा रहा है। हर घर नल, हर घर जल के लिए 4 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इन परियोजनाओं के चालू होने पर जिले के 461 गांवों की 7,85,350 आबादी लाभान्वित होगी। स्थानीय निवासियों के मुताबिक जिले में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्य से उन्हें शीघ्र ही जल संकट से मुक्ति मिलने की उम्मीद है और घरों में लगे नलों में पानी आने का इंतजार है। जल जीवन मिशन के तहत जो है अब हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। एक युद्ध स्तर से काम हुआ है और गांव-गांव जो है टंकियों का निर्माण हो रहा है, पाइप लग रहे हैं, जिससे कि अभी तक जो हमारे बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी, उस पानी की समस्या से निजात पाने की संभावना जो है बढ़ रही है। बाहर से पानी भर रहे हैं, भी घर का नल नहीं चल रहा है। जब चलेगा तब तो कुछ आराम मिलेगा कि नहीं। लाभ ये है कि पानी मिलेगा और भीतर बाहर न जाएगी। बहन आप बेटी हमारी आप अंदर पाइपलाइन जो है खुद रही है, बढ़िया डला रहे हैं और जो है नल वगैरह सब लग रहे हैं। गांव में जो है लग गए हैं, कुछ बाकी हैं जो है तो वो भी लग जाएंगे। अपर जिलाधिकारी के मुताबिक जल जीवन मिशन से जिले के 461 गांवों की 7,85,350 जनसंख्या लाभान्वित होगी। ये परियोजनाएं वर्ष 2051 की जनसंख्या को दृष्टिगत डिजाइन की गई है। पानी की कमी से जूझने वाले जनपद चित्रकूट को आकांक्षी जिलों में शामिल किए जाने के बाद से जिले के विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर यहां जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी संसद के मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेट और विपक्षी रिपब्लिकन के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही दल अभी बहुमत से दूर हैं। रिपब्लिकन हफ्तों से रेड वेव के दम पर एक तरफा जीत का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा की 172 सीटों पर आगे है, तो रिपब्लिकन को 199 सीटें मिलने के आसार। बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत होगी। सेनेट में बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत है। फिलहाल डेमोक्रेटिक 46 और रिपब्लिकन 47 सीटों पर आगे। इसके अलावा गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट के 21 और रिपब्लिकन के 24 प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
अमेरिका में मध्यावधि चुनावों में आ रहे नतीजों से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उत्साहित हैं। इन मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। जो बाइडेन ने कहा कि 8 नवंबर को हुए चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं। इन मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। बाइडेन का चुनावी अभियान मुख्य रूप से अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरों को रोकने, गर्भपात के अधिकारों को हासिल करने और अपनी आर्थिक नीतियों में प्रशंसा करने पर केंद्रित रहा। वहीं रिपब्लिकन पार्टी को इन मध्यावधि चुनावों में मामूली बढ़त मिली और वे प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण ले सकते हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन के साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। और अब बात क्रिकेट को लेकर। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 विश्व कप में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच आज एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ये पहला मौका होगा जब T20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम। भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो T20 विश्व कप में दोनों टीमें 3 बार भिड़ चुकी हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना गुरुवार को इंग्लैंड से होगा। इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। ये मुकाबला एडिलेड में दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। ये पहला मौका होगा जब T20 विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। भारत और इंग्लैंड के बीच पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो T20 विश्व कप में दोनों टीमें 3 बार भिड़ चुकी हैं। T20 विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच पहली भिड़ंत साल 2007 में हुई थी। ये वही मैच था जिसमें भारत के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसी मैच में युवराज ने T20 इंटरनेशनल के इतिहास की सबसे तेज 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था। ये रिकॉर्ड अभी तक अटूट है। भारत ने ये मुकाबला 18 रनों से अपने नाम किया था। इसके बाद दोनों टीमें साल 2009 T20 विश्व कप में एक दूसरे से भिड़ी थी। इस मैच में भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों 3 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। फिर साल 2012 T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने इंग्लैंड से 2009 में मिली हार का बदला लेते हुए 90 रनों से शानदार जीत अपने नाम की थी। इस मैच में रोहित शर्मा ने 55 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब गुरुवार को खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप में 10 साल बाद आमने सामने होंगे। We do understand the dynamics of this T20 cricket. You just have to be good on that particular day. Otherwise, it's not good enough. But certainly the guys will have some confidence going into tomorrow's game. For us, in the back of our mind, yes, we can have that confidence knowing that we did pretty well against them. But tomorrow's game is going to be a fresh game. We just have to be good on that day in terms of our skills. We just need to be better than them. दोनों टीमों के बीच T20 विश्व कप में हुए मुकाबलों की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। T20 विश्व कप में 3 में से 2 मौकों पर भारत ने अंग्रेजों को धूल चटाई है। इसके अलावा ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में 22 बार दोनों टीमें भिड़ी हैं, जिसमें 12 बार जीत भारतीय टीम के नाम रही है और 10 बार इंग्लैंड को जीत मिली। ऐसे में T20 विश्व कप 2022 का दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत के लिहाज से ये मुकाबला 15 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए अहम है। वहीं इंग्लैंड की टीम भी भारत के लिए एडिलेड में मुसीबत खड़ी कर सकती है। वर्ल्ड कप से 2 कदम दूर टीम इंडिया की अगली भिड़ंत सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड के खिलाफ है। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की फॉर्म को आधार बनाया जाए और एडिलेड के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाए तो भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। एडिलेड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।